हाँ जी फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 8 तक कर लिया था। चैप्टर 9 डील कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेलमेंट से। बेलमेंट में सेक्शन 148 टू हमने 171 तक जो हमारा बेलमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस है, फिर हमारे 172 से लेके 181 तक हैं कुछ प्लेज के रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, तो जो बेलमेंट है, पहले तो बेलमेंट क्या होता है, बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है, वो बात करते हैं। सेक्शन 148 डिफाइन कर रहा है इनको। ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। अब यहाँ पे गुड्स डिलीवर की जा रही है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। हो सकता है ये चीज ऐसी हो, मान लीजिए मैंने आपको अपनी वॉच रिपेयर करने के लिए दी है, तो जिसको मैंने वॉच रिपेयर करने के लिए दी है उसके पास मैंने अपनी गुड्स को क्या किया, बेलमेंट कर किया। ठीक है, तो अब जैसे ही वो रिपेयर हो जाएगी, जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, हमने जो जिसको मैंने रिपेयर करने के लिए दिया है वो या तो मुझे रिटर्न करेगा, या फिर अगर मान लीजिए मैं उसको कह दूंगी कि इस पर्सन को दे दीजिएगा रिपेयर करके ये वॉच, तो उसने जैसे मैंने डायरेक्शंस दी हैं उसके हिसाब से उस वॉच को डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, तो अब जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है जो पर्सन, वो कौन है, बेलर, और जिसको डिलीवर किया गया है वो है बेली, और जो ये प्रोसेस है किसी और पर्सन को डिलीवर करने का वो क्या होता है, बेलमेंट। ठीक है, if a person already in possession of goods to another contract to hold them as bailey, he therefore becomes a bailey. The owner becomes a bailer of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment. अब अगर कुछ चीजें मैंने, मान लीजिए सामने वाले पर्सन के पास ऑलरेडी इन पोजेशन है, मान लीजिए मेरा कोई एजेंट है, उसके पास मैंने अपनी गुड्स वैसे ही दे रखी हैं कि उसी को मैंने ये दिया है कि आपने मेरी गुड्स को संभाल के रखना है। तो अब वो पर्सन मेरी गुड्स को कैसे संभाल के रख रहा है, एज अ बेली, और वो बेली बन जाएगा, और जो ओनर होता है गुड्स का वो बेलर है। ठीक है, चाहे इसमें हमने बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने बेलमेंट के हिसाब से नहीं किया, यहाँ पे मैंने एजेंट और ओनर के बिहाफ के जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन क्योंकि वो मेरी गुड्स मेरे बिहाफ पे पोजेस कर रहा है, ठीक है, और जैसे ही जो पर्पस है वो अकम्प्लिश हो जाएगा, उसको या तो मेरे डायरेक्शन के हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी या मुझे वापस करनी पड़ेगी। तो चाहे इसमें मैंने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया, देन ऑल्सो वो बेली है और मैं बेलर। फाइन। सेक्शन 149 क्या कह रहा है, डिलीवरी अब कैसे होगी, डिलीवरी कैसे होगी, द डिलीवरी ऑफ बेली टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द इंटेंडेड बेली और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन दिस बिहाफ। यहाँ पे डिलीवरी के लिए आपको कोई एक्ट करना हो सकता है, जैसे मैंने आपको वॉच की एग्जांपल दी, तो वहां पे मैं वॉच आपको इन हैंड पकड़ा रही हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं अपनी कार रिपेयर करने के लिए दे रही हूँ। ठीक है, तो कार की मैं आपको कीज दे रही हूँ कि आप मेरे घर से उठा लाना और प्लीज मुझे ये रिपेयर करके वापस दे देना। तो अब यहाँ पे कार की मैंने कैसे की दे दी, तो मैंने एक ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कि आपके पास कार की पोजेशन हो जाए। ठीक है, तो वो चीज मैंने ऐसा कुछ किया होना चाहिए जिससे आपके पास डिलीवरी आ जानी चाहिए। सेक्शन 150 क्या कह रहा है, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। अब अगर जिन चीजों को मैंने डिलीवर किया है, बेल किया है, अगर उन गुड्स में कोई फॉल्ट है तो वो चीजें मुझे बेली को बतानी ही पड़ेंगी। अगर बेलर, मतलब जैसे मैं बेलर हूं, तो मुझे अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उन चीजों के बारे में पता है तो मुझे बेली को वो चीज बतानी ही पड़ेंगी। ठीक है, और किस केस में बतानी पड़ेंगी, अगर तो जिस चीज के यूज के लिए मैंने उसको दी है, ठीक है, मान लीजिए मैं कार की रिपेयरिंग की बात कर रही हूँ या मैं वॉच की रिपेयरिंग की बात कर रही हूँ, तो मैं बताऊंगी ना कि ये ऐसे ऐसे काम नहीं कर रही है, तभी वो रिपेयरिंग होगी ना। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा है मान ली कि जो बेली है उसको उससे
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है कि अगर उसका नुकसान हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने उसको बताया नहीं और सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान हो गया, मान लीजिए मैं कार का ही कुछ बता रही हूँ कि मेरी कार चलने में ऐसे ऐसे दिक्कत दे रही है, मैंने बताया नहीं, मैंने कहा मेरी कार को रिपेयर कर देना, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलाई उसके टायर में दिक्कत थी, वो टायर अलग हो गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए बेली का, तो अब बेली को जो भी डैमेजेस हो रहे हैं मैंने बताया नहीं है, इसलिए उस चीज को जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं करूँ। अदरवाइज मेरी ड्यूटी है बताने की, अगर मैंने बता दिया फिर भी उसने प्रिकॉशन नहीं बरता तो वहां पे नुकसान उसका अगर हो रहा है तो वहां पे वो रिस्पॉन्सिबल है। इफ मैंने बताया नहीं है देन उसका नुकसान हो रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर हमने कुछ गुड्स को हायर पे बेल किया है, मतलब किराए पे दिया एक तरीके से, तो चाहे जिस टाइम पे हमने बेलमेंट की है, चाहे मुझे उसके फॉल्ट का पता था चाहे नहीं पता था, अगर उससे सामने वाले पर्सन को कोई भी डैमेज हो रहा है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ही हूं। ठीक है। जो हायर वाला केस है, गुड्स ऑन हायर, गुड्स बेल्ड ऑन हायर, वहां पे चाहे मैं अवेयर हूं चाहे नहीं हूं, अगर मैंने नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया फॉल्ट को और सामने वाली पार्टी को कोई डैमेज हो रहा है, देन मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ही हूं उस डैमेजेस के लिए। सेक्शन 151 क्या कह रहा है? केयर टू बी टेकन बाय बेली। अब यहाँ पे गुड्स के, जिन गुड्स को हमने बेलमेंट किया है वहां पे बेली की क्या ड्यूटी है? If in all cases of bailment, the bailey is bound to take as much care of goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take of his own goods of the same bulk, quality or value of goods। मतलब कि अगर वो चीजें उसकी अपनी होती और उसमें ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन जो भी ध्यान रखता, वो सारी बेली को रखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ठीक है। 152 क्या कह रहा है? बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ थिंग्स बेल्ड। अब देखो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर हमने उसको संभाल के रखने के लिए चीज दी है तो वहां पे वैसे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब किस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी वो बात कर रहे हैं हम। The bailey in the absence of any special contract is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the things bailed if he has taken the amount of care of it described in section 151। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश की होती है चीज को संभाल के रखने की। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास वॉच रिपेयर करने के लिए ही आ गई, मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश की, लेकिन वो चीज ही ऐसी थी कि रिपेयरिंग के प्रोसेस में उसने और भी डैमेज होना ही होना था। तो अब क्योंकि उसकी जो गुड्स था उसका मटेरियल ही ऐसा था, तो वहां पे बेली की उसने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा था। ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जैसे प्रूडेंस का पर्सन ध्यान रखता, अपनी चीज का ध्यान रखता, उसने वैसा ऑलमोस्ट वो सब कुछ किया था, देन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर चीजें डैमेज हो भी जाती हैं ड्यूरिंग बेलमेंट। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपके पास सीमेंट की बोरियां रखवाई और मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश की, ढक के रखा, उसको ऐसी जगह पे रखा कि जहां पे अगर बारिश भी आ रही है तो भी उस पे पानी ना लगे, कुछ भी ऐसा अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश की, बट फिर भी क्या हुआ, जो गुड्स थी वो मान लीजिए पानी ज्यादा हो गया, बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ वाला सिचुएशन हो गई, वहां पे उनको पानी लग गया और सीमेंट सारा जम गया। अब वहां पे उसने अपनी तरफ से ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले पर्सन के हिसाब से जो भी ध्यान रखना था वो रखा था, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेक्शन 153 क्या कह रहा है? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस। ठीक है। अगर बेली कुछ ऐसा कर रहा है जो कि हमने बेलमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा,
उसके इनकंसिस्टेंट कर रहा है तो बेलर क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। खत्म। अब सेक्शन 1, पहले हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी मतलब उसके पक्ष की बातें की थी, अब उसकी लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। सेक्शन 154 क्या कह रहा है, लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल। मैंने आपको कोई चीज संभाल के रखने के लिए दी, लेकिन आपने उसको, जो मैंने तो सिर्फ संभाल के रखने के लिए दी थी, आपने क्या किया, आपने बिना मेरी परमिशन के उस चीज को आगे किसी को रेंट पे दे दिया यूज करने के लिए, तो अब वहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो वहां बेलर को, उसको जो भी नुकसान हुआ है उस गुड्स को, या उससे कोई भी नुकसान भी हुआ है या कोई भी उसने फायदा उठाया, तो सब कुछ उसको बेलर को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो आपको रेंट तो आया है ना, तो वो आपको बेलर को देना पड़ेगा, चाहे चीज को कोई नुकसान पहुंचा है चाहे नहीं पहुंचा। और इन केस लॉस हुआ है, डैमेज हुआ उस चीज का, तो वो जो उसकी डेटोरेशन हुई है वो भी देनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन 155 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद द बेलीज, इज द बेली विद द कंसेंट ऑफ बेलर। अब यहाँ पे बेलर की मर्जी के साथ उसने गुड्स मिक्स किए हैं अपनी गुड्स के साथ। ठीक है, तो फिर वहां पे जो टोटल जो भी प्रोडक्ट हो जाएगा, वहां पे इन प्रोपोर्शन जो भी उनका रिस्पेक्टिव शेयर बनेगा, मान लीजिए बेली ने 40% अपने चावल मिक्स किए हैं, या शुगर है, कुछ भी है, या कॉटन बेल्स हैं, कुछ भी है, अगर उसने मिक्स किया है और विद द कंसेंट ऑफ बेलर किया है, और बेलर के 60% है, तो इन प्रोपोर्शन जब भी वापस देना होगा 60% वाला प्रोपोर्शन वो उसको दे देगा। ठीक है, अगर 156 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अब अगर बेली है, वो बेलर की कंसेंट के बिना गुड्स को मिक्स कर देता है अपनी गुड्स के साथ, और उनको सेपरेट या डिवाइड किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है कि ये बेलर की है, ये बेली की है। ठीक है, तो जो जो पार्टीज की जो जो चीजें हैं वो तो उनके पास रहेंगी, लेकिन जो सेपरेशन की कॉस्ट है, क्योंकि उसने विदाउट कंसेंट किया था, वो किसको उठानी पड़ेंगी, वो बेली को उठानी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन 157 क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। 156 में क्या था, गुड्स अलग अलग हो सकती थी, अब यहाँ पे हमने मिक्सचर भी कर दिया और विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर किया है, जिनको हम अलग अलग भी नहीं कर सकते, तो और उनको सेम कंडीशन में अब हम वापस नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे बेलर क्या एंटाइटल्ड है, जो भी उसका नुकसान हुआ है, जो मतलब लॉस हुआ है, वो उसको वापस का मतलब कंपनसेशन ले सकता है उस चीज का। सेक्शन 158 क्या कह रहा है, रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने बेलर के को कुछ काम के लिए कोई चीज दी थी, मान लीजिए उनको कैरी करना था, या फिर मैंने मान लीजिए किसी कैरियर को, ट्रांसपोर्ट वाले को अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए दी है, तो वो बेली है, मैं बेलर हूँ। क्यों दी है, क्योंकि उसने गुड्स को किसी कहीं पे पहुंचाना है, और पहुंचाने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो बेलर को उसको पे करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा बेलमेंट का पर्पस क्या था कि किसी और के पास चीज को पहुंचाना था, और जब बेली ने उसको पहुंचा दिया तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो बेलर को पे करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 159 क्या कह रहा है, रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेशियसली। जो लेंडर ऑफ थिंग्स है, ठीक है, वो कह सकता है कि भाई जो मैंने चीजें दी थी वो मुझे रिटर्न कर दीजिए, लेकिन वो कब कह सकते हैं, अगर जो लोन है वो मैंने ग्रेशियसली दिया है। ठीक है, चाहे मैंने उसको एक पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया था, लेकिन फिर भी मैं उसको बिफोर दैट टाइम या उस पर्पस के अकम्प्लिशमेंट से पहले मांग सकती हूँ। बट
लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उस बिहाफ पे, मान लो जिसको मैंने चीज दी थी उसने उसके बिहाफ पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दी थी, उसने भी आगे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर यहाँ पे ठीक है जो सामने वाले पर्सन को जो भी लॉस हो रहा है वो उसको इंडेमनिफाई करेगा, जो ओरिजिनल बेलर है वो उसको इंडेमनिफाई करेगा। सेक्शन 160 क्या कह रहा है? रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। यहाँ पे बेली की ड्यूटी है कि जैसे ही जो जिस चीज के लिए मैंने बेलमेंट की थी विदाउट डिमांड, जब वो पूरा हो गया तो जैसे ही वो चीज पूरी हो गई या जो मैंने टाइम फिक्स किया था वो टाइम एक्सपायर हो गया, मैं उस चीज को वापिस करूं। यहाँ पे मैंने आपको वॉच की एग्जांपल दी, जैसे ही वॉच रिपेयर हो गई मैंने कहा मैं 2 दिन बाद आपसे लेके चली जाऊंगी, मान लीजिए बी को मैंने रिपेयर करने के लिए दी थी, या तो 2 दिन पूरे हो गए या फिर क्या हो गया 1 दिन में ही उसने रिपेयर कर दी थी बी ने वॉच, तो वो क्या करेगा ए को या मेरे को जो मैं हूं मैंने बेलमेंट की है मुझे वापस करेगा वॉच को। ठीक है, अब सेक्शन 161 क्या कह रहा है? बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। ठीक है, अगर बेली की गलती की वजह से गुड्स वापस नहीं हो रही हैं या डिलीवर नहीं की जा रही हैं प्रॉपर टाइम पे, तो फिर जो भी उसको उस टाइम पे गुड्स को जो भी नुकसान या डिस्ट्रक्शन या डिटोरेशन हो रही है वो उसको भरनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन 162 क्या कह रहा है? टर्मिनेशन ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट बाय डेथ। अगर बेलमेंट ग्रेशियसली हुई है मतलब विदाउट कंसिडरेशन हुई है तो वहां पे डेथ होने के टाइम पे चाहे बेलर की हो, इधर बेली और बेलर, ठीक है, किसी भी एक पार्टी की डेथ होने पे जो बेलमेंट है ये, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेक्शन 163 क्या कह रहा है? बेलर एंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स पेड। अगर मैंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मतलब स्पेसिफिकली ये चीज नहीं लिखी, लेकिन मैंने कोई बेलमेंट की है और उसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो भी साथ में वापस करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक काऊ थी, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही थी तो मैंने उसको अपने पड़ोसी को बेलमेंट कर दी कि मेरे पीछे से मेरी काऊ का ध्यान रखना। ठीक है, और पीछे से काऊ ने जो है एक काफ को जन्म दिया, तो फिर वहां पे वो काऊ को तो रिटर्न मेरा पड़ोसी जैसे ही मैं वापस आऊंगी मेरे को मेरी काऊ तो वापस देगा ही देगा, साथ में जो उसका काफ है उसको भी देगा। ठीक है, सेक्शन 164 क्या कह रहा है? बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेली। अब बेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेली की तरह? अगर बेलर मतलब कोई ऐसी चीज को की बेलमेंट कर देता है जो कि उसके पास राइट ही नहीं था, जिस चीज के रिलेटेड उसके पास राइट ही नहीं था कि वो उन चीजों को बेलमेंट कर सके, उसने फिर भी उन चीजों की बेलमेंट कर दी, तो वहां पे बेली को उस वजह से जो भी नुकसान हो रहा है, मान लीजिए थर्ड पर्सन आके क्लेम कर लेता है ये तो मेरी चीज है, और बेली से वो कोई कंपनसेशन मांग लेता है या कुछ भी वो चीज ले चला जाता है और उसने उस इन बिटवीन उसकी रिपेयर भी कर दी, तो वो नुकसान कौन भरेगा? वो बेलर भरेगा जो उसने गलत तरीके से उन चीजों को बेलमेंट किया था। सेक्शन 165 क्या कह रहा है? बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। अगर एक चीज के जॉइंट ओनर्स हैं उनमें से कोई कुछ पर्सन्स ने बेलमेंट की है तो वहां पे क्या इफेक्ट होगा? अगर सेवरल जॉइंट ओनर्स ने गुड को बेल किया है तो जो बेली है वो या तो उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से वापस करेगा या फिर किसी एक जॉइंट ओनर को बाकी सबकी कंसेंट के बिना, मतलब उन्होंने डायरेक्शन दे दी थी कि हम में से किसी एक को कर देना, तो जब वो वापस डिलीवरी करेगा तो उसको सबकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, वहां वो एक पर्सन को अगर डिलीवर बैक कर देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है।
सेक्शन 166 क्या कह रहा है? बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। ठीक है, अगर जो बेलर है, ओरिजिनल बेलर है, उसके पास टाइटल नहीं था गुड्स का, ठीक है, बेली को इस चीज का पता नहीं था, तो बेली ने क्या किया? गुड फेथ में उसी को वापस कर दी। ठीक है, तो जो एक्चुअल ओनर है वो आके बेली को पकड़ते हैं, भाई तेरे पास, तूने उसको क्यों वापस की? मैं ओनर था तो मुझे वापस करनी थी। जब उसको पता ही नहीं था कि ओनर कौन है, तो वहां पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसने, जिसने उसको बेलमेंट की थी, उसने उसको वापस कर दिया, ये सफिशिएंट है। सेक्शन 167 क्या कह रहा है? राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि बेलर नहीं है, ठीक है, वो क्लेम कर रहा है गुड्स को, तो वो ऐसी सीधा जाके बेली के पास नहीं जा सकता। वो क्या करेगा? वो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा कि प्लीज इसको, इस पे स्टे लगा दीजिए बेली पे, कि ये गुड्स को जो ओरिजिनल बेलर है उसको ना डिलीवर करे। ठीक है, और वहां पे जो टाइटल ऑफ गुड्स है कि किसके ओनर कौन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो कोर्ट करेगा। ये खुद ओनर या ओरिजिनल बेलर वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, वो ये कह सकता है कि ठीक है, ऐसे भी सीधा नहीं कह सकता, वो कोर्ट से उसको ऑर्डर्स लेके आने पड़ेंगे कि आप ये चीज बेलर को डिलीवर मत कीजिए, और जब तक इसका डिसीजन कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता कि इसका ओनर कौन है, ये चीज अपने पास ही रखिए या कोर्ट में इसको जमा करवा दीजिए। ऐसा कुछ हो सकता है, पर जो ओरिजिनल ओनर है या थर्ड पर्सन जो क्लेम कर रहा है, वो सीधा बेली को जाके नहीं कह सकता कि आपने इस चीज को बेलर को वापस नहीं करना। सेक्शन 168 क्या कह रहा है? राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में स्यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। अगर जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, ठीक है, अगर उसने खुद अपनी मर्जी से कुछ एक्सपेंसेस किए हैं उस गुड्स को बचा के रखने के लिए, तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो ओनर को उस चीज के लिए स्यू करे, उस चीज के अगेंस्ट जो भी उसने कंपनसेशन लेना है या एक्सपेंसेस किए हैं उसके लिए वो स्यू नहीं कर सकता। बट वो गुड्स को क्या कर सकता है? ठीक है, वो स्यू नहीं कर सकता, लेकिन वो गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है जब तक उसको कंपनसेशन ना मिले। पर अगर ओनर ने कुछ स्पेसिफिक रिवॉर्ड अनाउंस किया था कि जो मेरी चीजें खो गई हैं, अगर कोई मुझे वो रिटर्न कर देता है तो फिर मैं उसको वो ये चीज दूंगा, वहां पे जो फाइंडर है वो स्यू कर सकता है फॉर रिवॉर्ड एंड मे रिटेन द गुड्स अंटिल ही रिसीव्स इट। यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है, जो वॉलंटरली उसने एक्सपेंसेस किए हैं, नॉट स्यू, वहां पे क्या कर सकता है? मे रिटेन गुड्स। स्यू नहीं कर सकता, पर गुड्स के लिए गुड्स को रिटेन कर सकता है अंटिल रिसीव्स कंपनसेशन। दूसरी चीज यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे फाइंडर ने, जो ओनर है, उसने कह रखा है, रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया, तो वहां पे वो स्यू कर सकता है कि भाई मैंने आपकी ये चीज आपको वापस कर दिया, आप मुझे इतना रिवॉर्ड आपने कहा था, आप मुझे वापस दीजिए। सेक्शन 169 क्या कहता है? व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। यहाँ पे अगर किसी को कोई चीज मिली है, ठीक है, और उसका ओनर वो ढूंढना चाह रहा है लेकिन मिला नहीं है, तो फिर ये जो फाइंडर है, ठीक है, वो उन चीजों को बेच सकता है। कब बेच सकता है? या तो जो चीज है वो पैरिशेबल नेचर की है और उसको संभाल के रखने की कॉस्ट जो पड़ रही है उसकी अपनी वैल्यू से ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, या फिर जो
फाइंडर के जो भी लॉफुल चार्जेस हैं, जो खर्चा हो गया है, वो उसकी वैल्यू का 2/3 तो हो ही चुका है, तो फिर वो उस चीज को बेच सकता है। सेक्शन 171 क्या कह रहा है? सॉरी, 170 क्या कह रहा है? बेलीज पार्टिकुलर लियन, ठीक है। जो बेली है वो जब उसको बेलमेंट हुई है, ठीक है, उसने उस बेलमेंट के पर्पस के हिसाब से अपनी सर्विस दे दी, अपना लेबर, अपना स्किल उस चीज पे लगा दिया है, ठीक है, और उस चीज के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि आपने कब वापस करना है, कैसे करना है। तो जब तक उसको उसके जो भी उसने लेबर की है या अपना स्किल लगाया, जब तक उस चीज का उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिल जाती, तब तक वो उन चीजों को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। और उसको रिटेन करने को क्या कहेंगे हम? उसका राइट टू लियन। सेक्शन 171 क्या कह रहा है? जर्नल लियन ऑफ बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। ये जो बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स, अटॉर्नीज हैं जो हाई कोर्ट के, अगर वो कोई भी जो उनके पास सिक्योरिटी है जनरल बैंक ऑफ अकाउंट की, या फिर कोई गुड्स हैं जो उनको पास बेल किए गए थे, जैसे हम अपने पेपर्स हैं, अटॉर्नीज की बात करते हैं, हम कुछ अपने जरूरी पेपर्स हैं उनके पास रख देते हैं, तो वो एज अ सिक्योरिटी उन चीजों को रिटेन करके रख सकते हैं। लियन एक तरीके से उनपे उनका लियन क्रिएट हो जाता है कि जब तक उनको रेम्यूनरेशन नहीं मिल जाती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है बेलमेंट ऑफ प्लेजेस का है। सेक्शन 172 से लेके 181 तक हम कर रहे हैं बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। यहाँ पे सेक्शन 172 सबसे पहले बता रहा है कि प्लेज कौन होता है, पोनर कौन होता है, पोनी कौन होता है, ठीक है। जो अगर हमने कोई डेट लिया, ठीक है, या कोई प्रॉमिस किया, उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट होगी ही होगी, उसके लिए हमने कोई चीज मान लीजिए किसी के पास संभाल के रख दी है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, वो चीज क्या होगी? प्लेज। आपने टीपीए में एक मॉर्टगेज का फंडा सुना है, ठीक है। मॉर्टगेज क्या होता है? हमने किसी से कोई रेंट कोई पैसे वगैरह उधार ले लिए होते हैं, या ना, तो एज अ सिक्योरिटी हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सामने वाले पर्सन के पास रख देते हैं कि इन केस हम नहीं उस चीज को रीपे कर पाए, तो आप हमारी इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को कि आपका मतलब आप उसको बेच सकते हैं, या कुछ भी उस पे कुछ चीजें आप उसको रेंट पे दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग मॉर्टगेजेस होते हैं। ऐसे ही प्लेज हमेशा मूवेबल गुड्स का होता है, मतलब मूवेबल थिंग्स का होता है, जिनको हम गुड्स भी कहते हैं। अगर हमने कोई डेट की पेमेंट के लिए गुड्स को बेलमेंट किया है, तो वो क्या हो गया? प्लेज। और जो बेलमेंट कर रहा है मतलब बेलर है, वो क्या हो गया? ओनर। और जिसके पास हमने बेलमेंट की है, जिसके पास हमने चीज रखी है, वो क्या कौन हो गया? पोनी, ठीक है, सिंपल। अब पोनी, सेक्शन 173 क्या कह रहा है? पोनीज राइट ऑफ रिटेनर। जो चीजें हमने प्लेज की हैं, ठीक है, हमने देखो डेट के अगेंस्ट प्लेज की है ना उन चीजों को, अगर हम डेट ही नहीं, डेट पे जो इंटरेस्ट रह रहा है ना, या उस चीज को संभालने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, वो उन सब के लिए ही उन चीजों को रिटेन करके रख सकता है। मान लीजिए मैंने 1000 रुपया लिया था, उस पे उस पे इंटरेस्ट बन रहा है, मान लीजिए 50 रुपीज, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, और उसको रिटेंशन का खर्चा ये, जब तक अब 1150 रुपए पूरे नहीं हो जाते, तब तक के लिए पोनी उन चीजों को, जो चीज हमने बेलमेंट की है, जो गुड हमने बेलमेंट की है, उसको अपने पास रख सकता। सेक्शन 174 के कह रहा है पोनी नॉट टू रिटेन फॉर डेट और प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच द गुड्स प्लेज प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। अब मैंने एक चीज रखी थी
इस अमाउंट के अगेंस्ट। लेटर ऑन मैं और भी डेट वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन वहां पे मैंने स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया कि आपके पास मैंने वो अपनी गुड रखी हुई या कुछ भी। तो अब जो चीज मैंने जिस चीज के लिए वो गुड्स प्लेज की थी, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए पोनी उन चीजों को, उस चीज को रिटेन करके रख सकता है। अगर सब्सिक्वेंट या उससे पहले के एडवांसेस हैं उनके लिए नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और भी है, शैल बी प्रिज्यूम्ड इन रिगार्ड टू सब्सिक्वेंट एडवांटेज कुछ, बट सच कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी। अगर इसके बाद मैं कुछ पैसे ले रही हूं तो यहाँ पे चाहे ही मैंने स्पेसिफिकली ये मेंशन भी नहीं किया था, यहाँ पे एक प्रेजम्पशन ले ली जाएगी कि जो सब्सिक्वेंट एडवांसेस दिए गए हैं वो चीजें इसी वो डेट इन्हीं इस गुड के अगेंस्ट दिए गए हैं, तो वहां पे प्रेजम्पशन चलेगी। ठीक है, सबसे अगर हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि इसके लिए ये गुड्स नहीं प्लेज की गई हैं तो फिर नहीं ले सकेगा। सेक्शन 175 क्या कह रहा है? पॉनीज राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। अगर जो गुड हमने प्लेज की है उसको प्रिजर्व करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं तो पोनी वो भी रिसीव कर सकता है पोनर से। ठीक है, सेक्शन 176 क्या कह रहा है? पोनीज राइट वेयर पोनर मेक डिफॉल्ट। अब जिसने पैसे लिए थे, यहाँ पे प्रिजम्पशन है। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले सकता है, कैन रिसीव। अब गलत लिखे, वेयर पोनर मेक्स डिफॉल्ट। ठीक है, ये है इसकी वर्ड। अगर जो पोनर है जिसने पैसे लिए थे, अगर वो अपनी पेमेंट में कोई डिफॉल्ट कर देता है तो अब पोनी का क्या राइट होगा, ये बात कर रहा है। अगर जो पोनर है वो डिफॉल्ट कर देता है अपनी पेमेंट में या परफॉर्मेंस में स्टिपुलेटेड टाइम पे, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमने गुड्स को प्लेज किया था, जो पोनी है वो पोनर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, और गुड्स को भी कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर मतलब एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी वो उनको रिटेन करके रख सकता है। और थर्ड चीज वो क्या कर सकता है, वो सेल का नोटिस देके, वो पोनर को सेल का नोटिस देके उन चीजों को सेल भी कर सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो सेल कर रहा है और जो प्रोसीड्स ऑफ सेल है वो कम आए हैं, जितनी मैंने डेट दिया था उससे कम पैसों में वो चीज बिकी है, तो जो पोनर है, ठीक है, वो फिर भी लायबल है कि जितना पैसा बच गया है ना उसने उसको पे करना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो सेल के प्रोसीड्स हैं वो ज्यादा हैं तो जितना भी सरप्लस होगा वो पोनर को वापिस दिया जाएगा। ठीक है, ये इसी में सेक्शन है। 177 क्या कह रहा है? डिफॉल्टिंग पोनर्स राइट टू रिडीम। अगर जो स्टिपुलेटेड हमने टाइम फिक्स किया था कि इतने टाइम के अंदर अंदर मैं डेट पे कर दूंगा या प्रॉमिस को परफॉर्म कर दूंगा, मैंने किया नहीं, जो अगर सब्सिक्वेंट टाइम पे और सेल से पहले पहले अगर मान लीजिए वो उस डेट को पे कर देता है, मान लीजिए 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने से 15 दिन के बाद उसने जो डेट था विद इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पे कर दिया, तो उसके पास राइट है, ठीक है, उसके पास राइट है कि वो अपनी गुड्स को रिडीम बैक करवा ले। बट ही मस्ट इन दैट केस पे इन एडिशन एनी एक्सपेंसिव विच हैज have been arising from his default। और भी इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा 15 डेज वगैरह का है वो उसको पे करना पड़ेगा। अगर वो पे कर देता है तो वो अपनी गुड्स को रिडीम बैक कर सकता है। सेक्शन 178 क्या कह रहा है? प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट।
अब अगर मेरा कोई एजेंट है, ठीक है, मैं बिजनेस में हूं, ठीक है, वो अपने ओनर की कंसेंट के साथ गुड्स के पोजेशन में है, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो गुड्स को प्लेज कर देता है, वो वैलिड प्लेज होगी, ठीक है। ऐसा ही माना जाएगा, चाहे उसमें ओनर की कंसेंट है चाहे नहीं है, ऐसा ही माना जाएगा कि वो जो प्लेज हुई है वो उसकी कंसेंट के साथ हुई है। लेकिन यहाँ पे जो पोनी है, मतलब जो मर्केंटाइल एजेंट है, वो गुड फेथ में काम कर रहा होना चाहिए, और उसके पास नोटिस, सॉरी, जो पोनी है जिसने उसको डेट दिया उसने गुड फेथ में काम कर रहा होना चाहिए, और उसको पता नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्लेज कि ये तो मर्केंटाइल एजेंट है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है। सेक्शन 178A, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके पास सामने वाली पार्टी के पास राइट था कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर करा सकता था, और उसमें जो पर्सन के पास प्रॉपर्टी थी उसने उसको प्लेज कर दिया, और लेटर ऑन क्या हुआ, जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था उसको वॉइड डिक्लेयर करवा दिया गया, तो वहां पे क्या राइट होगा? When the pawnbroker has authority obtain the possession of goods pledged by him under contract voidable under section 19 or 19(8), but the contract has not been rescinded at the time of, जिस टाइम प्लेज हुआ था उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड नहीं हुआ था, तो जो पोनी है वो गुड टाइटल एक्वायर करता है, वही उसमें गुड फेथ होना चाहिए और विदाउट नोटिस होना चाहिए। सेक्शन 179 क्या कहता है? वो कह रहा है प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर जो पॉनर है उसके पास लिमिटेड इंटरेस्ट ही है, मान लीजिए 100 बैग्स ऑफ व्हीट है, मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ पे पौनी हूँ, मुझे नहीं पता था कि जो मुझे उसके पास पोजेशन 100 बैग्स का ही है, लेकिन वो खुद मालिक सिर्फ 60 बैग्स का है, बाकी 40 बैग्स उसके साथी के हैं, तो वहां पे सिर्फ 60 बैग्स के लिए जो प्लेज हुआ है वो वैलिड होगा, अदरवाइज जितनी एक्सटेंट के लिए वो मालिक है उतना ही वैलिड होगा, बाकी नहीं होगा। सेक्शन 180 क्या कह रहा है? सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्गफुल डूअर। अगर थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव कर रहा है बेली को कि वो जो चीजें उसको बेलमेंट हुई हैं उसको यूज कर सके, या उसका पोजेशन अच्छे से ले सके, या उसको ऐसा कुछ ऐसा कर रहा है कि उन गुड्स को कोई नुकसान हो रहा है, जो बेली है वो एंटाइटल्ड है उन सारी रेमेडीज के लिए जो कि ओनर के पास होती, ठीक है। और यहाँ पे चाहे ओनर जिसने बेलमेंट की है या फिर जो बेली है जिसके पास बेलमेंट हुई है, जिसको राइट्स नहीं दिए गए, वो दोनों में से कोई भी पर्सन सूट फाइल कर सकता है थर्ड पर्सन के अगेंस्ट। और सेक्शन 181 क्या कह रहा है? अपॉर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट। Whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall, as between the bailor and bailey, be dealt with according to their respective interests। अगर ऐसे सूट में, मतलब जो जिसमें इसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल किया गया था और इसमें मान लीजिए कोई कंपनसेशन कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, कुछ पैसे मिल गए, तो वो कैसे होंगे? जो जैसे जैसा इनका इंटरेस्ट होगा, जो उनका अब प्रपोर्शन बनता होगा, वैसे इनको बांट दिया जाएगा। तो हमारा चैप्टर जो 10 है, सॉरी जो 9 है, चैप्टर 9 है बेलमेंट एंड प्लेजेस के रिलेटेड, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एजेंसी के रिलेटेड है, ठीक है।